Hello students, how are you all? So welcome back to my YouTube channel. So this is part number 2 of metals and non-metals chapter. We have completed part 1 जिसमें हमने डिस्कस किया था all the physical and chemical properties of metals and non-metals. इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे अर्थ के सरफेस से. ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं. सो व्हाट आर मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स वो सब चीजें होती हैं जो हमें अर्थ से डिग करके या उसके क्रस्ट से मिलते हैं. ठीक है, सो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कंपाउंड्स इन अर्थ क्रस्ट. तो ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो भी अर्थ की क्रस्ट से हमें एलिमेंट मिलेगा, दे ऑल आर मिनरल्स. नेक्स्ट इज ओर्स. ओर्स क्या होते हैं? सो ओर्स होते हैं पर्टिकुलर मिनरल्स जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, देखो मिनरल सारे होते हैं जो हमें अर्थ के क्रस्ट से कुछ भी मिल गया वो मिनरल है, बट वो वाले मिनरल जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस मिनरल से हम मेटल को निकाल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे ओर. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली. कन्वीनियंटली मीन्स इजीली हम उसको निकाल सकते हैं, मीन्स प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए उस मिनरल के अंदर मेटल की. तभी अगर हम सपोज इतना बड़ा मिनरल है उसमें अगर हमें सिर्फ 1 या 2% मेटल मिल रहा है तो उसको हम ओर नहीं बोलेंगे. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज गैंगवी पार्टिकल्स. सो गैंगवी क्या होते हैं? दे आर इम्प्योरिटीज जो हमें ओर से मिलती है. मेटल को सपोज हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उसमें जो भी इम्प्योरिटीज बच गई, सपोज सैंड होती है, ऑयल होता है या और भी कुछ अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उन इम्प्योरिटीज को हम गैंगवी पार्टिकल्स बोलते हैं. ठीक है, सो इम्प्योरिटीज इन ओर्स आर नोन एज गैंगवी. नाउ अब गैंगवे हमें देखो रिमूव तो करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हमें मेटल निकालना है ओर से तो गैंगवे पहले रिमूव करना पड़ेगा. इम्प्योरिटीज हटाएंगे तभी तो प्योर मेटल मिलेगा. सो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स बोलते हैं. सो ये मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रखा है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है. इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम कैसे किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओर से. तो देखो, तो सपोज हमें कोई भी और मिल गया, ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ और हम अच्छे से उसको कंसंट्रेट करेंगे, प्रॉपर अमाउंट में एक और लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम इन तीनों में से चेक करेंगे कि उस ओर के अंदर जो मेटल है क्या वो हाई रिएक्टिविटी का मेटल है या वो मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल है या फिर वो लो रिएक्टिविटी का मेटल है. तो हम ये किस लिए चेक करेंगे? बिकॉज तीनों के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं हाई रिएक्टिविटी वाले की बात करूं तो वो वाले मेटल्स जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करी थी. ठीक है, तो उसमें जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होते थे वो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते थे. ठीक है, कौन से होते थे? पोटेशियम, सोडियम वगैरह ये सारे होते थे. तो पोटेशियम, सोडियम अगर हमें मिल जाता है तो उसको हम इस वाले मेथड से प्योरीफाई करेंगे. ठीक है, और से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो हाई रिएक्टिविटी वालों को हम इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर. ठीक है, उससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा. अभी हम कुछ देर बाद इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है. बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं, उससे फिर हमारा मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे प्योर फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स. सो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो देखो, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं ना, वो अर्थ की क्रस्ट में हमें दो फॉर्म में मिल सकते हैं. एक तो कार्बोनेट की फॉर्म में, एक वो अपने सल्फाइड की फॉर्म में. मीन्स जो मेटल है ना उसने सल्फर के साथ कंपाउंड बना रखा है और वो हमें मिलता है. हमें प्योर जिंक या प्योर आयरन ऐसे नहीं मिलता अर्थ के अंदर. ठीक है, हमें मिलता है वो किसी अलग एलिमेंट के साथ कंपाउंड की फॉर्म में. ठीक है, सो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हमें कार्बोनेट और की फॉर्म में मिल सकते हैं. मतलब कि उन्होंने कार्बोनेट मीन CO3, तो सपोज यहाँ पे कोई मेटल है, सो इस फॉर्म में वो हमें मिलेगा. ठीक है, M सपोज मेटल है, सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकता है, मीन्स M और S, जैसे ZnS होता है. ठीक है, ZnCO3 होता है,
तो इस फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। सो कोई भी मेटल अगर उसका हमें कार्बोनेट और मिलता है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कैल्सिनेशन मेथड का यूज करेंगे, और अगर सल्फाइड और मिलता है तो रोस्टिंग का यूज करेंगे। अब रोस्टिंग क्या होती है, कैल्सिनेशन क्या होती है, वैसे तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे बट मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ। रोस्टिंग में होता है हम उस कंपाउंड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। कैल्सिनेशन में होता है हम उसको हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो उसके बाद हमें मिलता है, सपोज ये कार्बोनेट एंड सल्फाइड था, सो हीटिंग करने के बाद अब हमें इस मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। अब ऑक्साइड से प्योर मेटल निकालना बहुत इजी होता है रेदर देन कार्बोनेट एंड सल्फाइड से। अगर कोई मेटल था उसका हमें डायरेक्टली ऑक्साइड मिल गया ना अर्थ की क्रस्ट से, तो हमारा बहुत बेनिफिट हो गया, हमें ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा यहाँ तक। बट अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं मिल रहा, उसने कार्बोनेट बना रखा है या उसने सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रखा है, तब हमें ये वाले मेथड का यूज करके पहले उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, फिर हम रिडक्शन टू मेटल करेंगे, फिर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल देंगे, मेटल हमें मिल जाएगा। अभी भी जो मेटल हमें मिलेगा वो पूरा प्योर नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी भी उसमें थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज होंगी। तो बिल्कुल प्योर मेटल के लिए हम क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ मेथड, ये हम रिफाइनिंग से करते हैं, ठीक है। अब अगर हम मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की बात करें, जो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं बॉटम पे, तो वो कैसे मिलते हैं हमें अर्थ की क्रस्ट में, वो हमें मिलते हैं सल्फाइड ओर्स में। बस वो कार्बोनेट बना ही नहीं सकते, इतने लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो सिर्फ सल्फाइड की फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो सल्फाइड के लिए आपको पता है क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग के बाद उसको मेटल ऑक्साइड बन गई, फिर उसको मेटल में रिड्यूस कर लेंगे, मेटल के बाद उसको हम रिफाइनिंग से प्योर बना लेंगे, प्योर मेटल हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो अब हम वन बाय वन इन सारे तीनों मेथड्स को रीड करेंगे, कैसे क्या होता है, कौन सा क्या इनका प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी लो रिएक्टिविटी वाले मेथड से, मीन्स हम ये वाला पूरा प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं अभी, कि यहाँ पे सल्फाइड और को कैसे रोस्टिंग करके मेटल में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वालों को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मर्करी एंड कॉपर का मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में यही वाला एग्जांपल रिएक्शन गिवन था। तो मर्करी के सल्फाइड को हम बोलते हैं सिनाबार, ठीक है, उसको बोला जाता है सिनाबार। ये मरकरी का सल्फाइड और है, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया है। देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं ना, तो क्योंकि हम रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग क्या होता है, देखो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इसको हम रोस्टिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे रोस्टिंग हो रही है बिकॉज हीटिंग हम कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलना चाहिए, सल्फाइड और से ऑक्साइड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिनाबार से मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। अब क्या हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड चाहिए था, नहीं, हमें तो मेटल चाहिए था, तो इसको हम वापस से अब हीट करेंगे, ठीक है। एंड इसका हमें कोई प्रोसीजर फॉलो करने की नीड नहीं होती, ऑक्साइड को अगर हम डायरेक्टली हीट करते हैं तो उससे हमें मेटल मिल जाता है, ठीक है। सो सिंपल, अब हमें जो ऑक्साइड मिलेगी उसको हम सिंपल हीटिंग पे लगा देंगे, हीट कर देंगे, तो उससे हमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा एंड मर्क्यूरी मेटल मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सेम अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर भी एक लो रिएक्टिव मेटल है, तो उसके साथ उसका भी मैंने सल्फाइड ले लिया, ठीक है, इसको भी मैंने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड मिल गया एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। यहाँ पे देखो कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, कॉपर 1 की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड फिर हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर के सल्फाइड के साथ वापस से हीट किया, तब जाके हमें कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है। सो ये लो रिएक्टिव वालों का हो गया हमारा प्रोसीजर। अब हम चलते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वालों पे। तो इसमें सल्फाइड और वाला आपका बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी यहाँ पे किया है, बस यहाँ पे मर्करी एंड कॉपर के प्लेस पे Zn आ जाएगा, जिंक सल्फाइड, ठीक है। कार्बोनेट वाला हम डिस्कस करेंगे कैसे प्रोसीजर होता है, उसके बाद हम हाई रिएक्टिव मेटल्स वाला डिस्कस करेंगे। सो अब मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए देखो, सो फर्स्ट मैंने आपको बोला था रोस्टिंग सेम रहेगा हमारा, ZnS को हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा, ZnO, जिंक का ऑक्साइड मिलेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी,
ठीक है। नेक्स्ट इज अगर जिंक कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट है, देखो जिंक सल्फाइड फॉर्म में भी प्रेजेंट हमें मिल सकता है अर्थ से जब हम निकालेंगे सॉरी, एंड वो हमें कार्बोनेट फॉर्म में भी मिल सकता है। तो कार्बोनेट के लिए हम करेंगे कैल्सिनेशन, सल्फाइड के लिए हम करते हैं रोस्टिंग। तो सपोज हमें अब कार्बोनेट मिल गया, जिंक कार्बोनेट, तो अब हमें इसको हीट करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं करना, लिमिटेड एयर में हमें इसको हीट करना है। तो हमें फिर से ZNO एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। सो कैल्सिनेशन अब क्या होता है, कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है, बाय हीटिंग इन लिमिटिंग एयर। लिमिटेड एयर में हम हीट करते हैं, रोस्टिंग में हम एक्सेस एयर में हीट करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो ऑक्साइड में अब कन्वर्ट हो गया, बट इस प्रोसेस में देखो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, हीटिंग पे वो डायरेक्टली मेटल नहीं देगा हमें, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। लो रिएक्टिविटी वालों के केस में क्या होता था, लो रिएक्टिविटी वाले में सपोज हमें सल्फाइड मिल गया, ठीक है, सल्फाइड का हो रहा है, रोस्टिंग हमने किया, हमें मेटल का ऑक्साइड मिल गया। अब मेटल के ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट कर दो, मेटल मिल जाएगा। बट इस केस में सपोज हमें ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, सल्फाइड था, सल्फाइड से ऑक्साइड मिल गया, बट अब ये ऑक्साइड डायरेक्टली हीटिंग पे जिंक मेटल नहीं देगा, इसको हमें रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस कराना पड़ता है, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं कार्बन। सो इसकी ऑक्साइड को हम कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें जिंक मेटल मिल जाएगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मीन्स वन, वन ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन क्या होती है, डाइऑक्साइड, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, और ये हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है बहुत ही पॉइजनस गैस, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमें करना पड़ता है बहुत केयरफुली। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन का मतलब देखो क्या होता है, कहीं भी वर्ड थर्माइट या फिर थर्मल मिल जाए ना, तो थर्माइट या फिर थर्मल का मतलब होता है हीट की इन्वॉल्वमेंट, मीन्स उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं हीट निकल रही है, ठीक है। सो अब ये रिएक्शन देखो, इसमें आयरन का ऑक्साइड को हमने एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ, तो इससे हमें मिला, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। आयरन ने सॉरी एल्यूमिनियम ने जो है आयरन का प्लेस डिस्प्लेस कर लिया, आयरन बेचारा अकेला बच गया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन लेके चला गया, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट निकल रही है। तो ये रिएक्शन कैसा है, ये एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन कौन से होते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट की इन्वॉल्वमेंट होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हमने सारे रिएक्शंस पढ़ लिए हैं मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए। अब हम पढ़ते हैं हाई रिएक्टिविटी वालों के बारे में कि उनका प्रोसीजर कैसे होने वाला है, ठीक है। सो हाई रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो देखो हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि हम कोई भी एक सॉल्यूशन लेके उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, एक राइट हैंड साइड पे रखते हैं, ठीक है। दोनों ही इस केस में हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, अनरिएक्टिव, ठीक है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती वो वाली इलेक्ट्रॉन्स। सो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हमारे पास है। उसके बाद जिस सॉल्यूशन में हम इसको डिप कर रहे हैं वो है मोल्टन NaCl, मींस NaCl है लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में NaCl हमने ले लिया, उसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर दी, दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, जो मोल्टन NaCl है ना, अब तो जैसे ही मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगी तो उसके बाद सॉल्यूशन में NaCl दोनों है, मींस Na पॉजिटिव आयंस भी हैं एंड क्लोरीन Cl नेगेटिव आयंस भी हैं। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो सोडियम जो इस सॉल्यूशन में NaCl है, तो उसमें से सोडियम के आयंस इस वाले इलेक्ट्रोड पे स्टार्ट हो जाएंगे स्टिक होना, क्लोरीन के उस वाले इलेक्ट्रोड पे स्टिक होना स्टार्ट कर देंगे। सो इन दोनों इलेक्ट्रोड में से एक हमारी कैथोड होती है, दूसरी हमारी एनोड होती है, ठीक है। कैथोड हमारी होती है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कैथोड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। अब नेगेटिवली चार्ज है तो इस पे क्या होगा,
पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एनोड हमारी होती है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव होती है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए क्लोरीन जो है वो एनोड पे जाके स्टिक होता है, अट्रैक्ट होता है। सोडियम हमारा कैथोड पे जाके स्टिक होता है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे करके हमें जो सोडियम है वो प्योर सोडियम मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन होता है यहाँ पर, कैथोड पे Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम मेटल हमें मिल जाता है। एनोड पे क्लोरीन क्लोराइड जो होते हैं वो क्या फॉर्म करता है, क्लोरीन गैस बना लेता है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, ठीक है। सो ये रिएक्शन हमारे पास होता है कैथोड पे एंड एनोड पे। सो यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखेगी, इस इलेक्ट्रोड पे आपको सोडियम मेटल स्टिक हो जाएगा, जिसको हम बाद में बाहर निकाल के सोडियम को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रोड जो है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, सोडियम क्या किसी भी मेटल के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगी। तो जिस भी मटेरियल की ये बनी हुई है सोडियम इस पे स्टिक कर जाएगा, बट वो इजीली सेपरेट हो सकता है, वो रिएक्ट करके नया कंपाउंड नहीं बनाएगा, इसीलिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा प्रोसेस हो गया, इससे हमें प्योर मेटल भी मिल गया, बट जो हमने लो रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स को स्टडी किया था, उसमें जो हमें मेटल मिलता था वो मेटल हमारा प्योर नहीं होता था। तो उस मेटल को प्योरीफाई करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग मेथड में क्या होता है, ये प्योरिफिकेशन मेथड है हमारे पास, दिस इज अ प्योरिफिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें अब हम करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हाई रिएक्टिव वाले ऑलरेडी प्योर बन चुके हैं, मेटल जो इसमें हमें मिलता है वो प्योर मेटल मिलता है, बट इस वाले केस में हमें मेटल प्योर नहीं मिलता, इसलिए हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब रिफाइनिंग में क्या होता है, सेम इस टाइप का ही आपका प्रोसीजर होता है, इसमें भी हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक हमारी कैथोड होगी, एक हमारी एनोड होगी, ठीक है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब हमने ऐसे ले लिया, तो सोल्यूशन, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम किसको लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अपने अंदर से। सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर द लिक्विड सॉल्यूशंस व्हिच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट, अब हम इसमें क्या लेंगे, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने इस इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी डिप कर दी है, एनोड भी एंड कैथोड भी। अब एनोड हमने किस मटेरियल का बनाया है, एनोड हमने लिया है इम्प्योर मेटल का। हमें जो मेटल मिला था तो उसको अब हम क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल है वो, तो उसको हम एनोड पे लेंगे, ठीक है। सो एनोड पे हमारे पास क्या होगा, इम्प्योर मेटल। उसके बाद कैथोड पे हम क्या लेंगे, एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे प्योर मेटल की, जो हमारे पास पहले से रखा हुआ है प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो उसको हम कैथोड पे लगा देंगे, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। एनोड पे हम इम्प्योर वाला लगा देंगे। अब जो देखो इस सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है तो इसमें Cu2 प्लस के आयंस भी हैं एंड SO4 2 नेगेटिव के आयंस भी हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा देखो, सो कॉपर 2 प्लस के आयंस क्या करेंगे, एनोड पे क्या है, इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। तो इम्प्योर कॉपर यहाँ से निकलेगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में चला गया, सॉल्यूशन में जाने के बाद देखो इस पे से वो निकला, जो भी इम्प्योरिटीज थी ना वो नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। और ओनली प्योर वाला जो मेटल है, कॉपर है, वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ तो वो प्योर वाला जो सॉल्यूशन में मिक्स है वो इस कैथोड पे आके स्टिक हो जाएगा। तो जैसे ही मैं जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास करती जाऊंगी तो कैथोड हमारी जो थिन स्ट्रिप थी अब वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, वो मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, एनोड हमारी पतली होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक टाइम आएगा एनोड जो है उस पे से सारा कॉपर का मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में कैथोड पे चिपक जाएगा, नीचे हमारे पास इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाएंगी एंड इन इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड किस लिए बोलते हैं, क्योंकि एनोड के नीचे ये डिपॉजिट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीजें थी। अब यहाँ पे देखो कौन से मेटल की हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है, सो लो रिएक्टिव वाले एंड मीडियम रिएक्टिव वाले, जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल,
सिल्वर, गोल्ड, इन सबको हम रिफाइनिंग करनी पड़ती है, इस मेथड से हम रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, सो ये आपका सारा प्रोसीजर हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे करते हैं। सो आवर लास्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी रीड किया था, एसिड एंड बेसिस वाले में, दैट कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में। सो कोरोजन क्या होता है ये आपको पता होगा, व्हेन मेटल्स गेट करोडेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर, किसी भी या एसिड बेसिस किसी के भी प्रेजेंस में अगर मेटल करोड होना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, सिल्वर मेटल जब करोड होता है तो हमें कैसे पता चलता है, तो सिल्वर पे एक ब्लैक कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है। जैसे अगर आपने घर पे देखा भी होगा, जो ज्वेलरीज वगैरह होती हैं सिल्वर की या रिंग्स होती हैं, उन पे ब्लैक ब्लैक कलर की कोटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो किस वजह से होती है, वो एयर के साथ रिएक्शन होके बनती है। यहाँ पर देखो, सिल्वर मेटल में ब्लैक कलर की कोटिंग डेवलप होती है, और इस कोटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये कोटिंग होती है सिल्वर सल्फाइड की वजह से। ठीक है, तो सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कलर होता है, इसकी वजह से ये ब्लैक कलर की कोटिंग हमें दिखती है। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर मेटल पे आपको किस टाइप की कोटिंग दिखाई देती है, तो कॉपर पे हमें ग्रीन कलर की कोटिंग दिखाई देती है, विच इज ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, सो कॉपर जो कार्बन डाइऑक्साइड या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होता है तो वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, विच इज ग्रीन इन कलर। उसके बाद अगर आयरन की बात करें, ये बहुत कॉमन है, आयरन पे हम सब ने देखा होगा ब्राउन कलर की लेयर सी डेवलप हो जाती है, कोटिंग डेवलप हो जाती है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2। अब करोजन सपोज हो गया किसी भी मेटल पे, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करें, बचाए कैसे किसी भी मेटल को करोड़ होने से। तो देखो, हम बहुत सारे टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन उसमें से एक टेक्निक है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं, किसी भी मेटल पे जिंक मेटल की कोटिंग कर देंगे। उसके बाद सपोज अगर वो एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होगा तो उसके पास अब एक थिन लेयर है जिंक की, तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं हो सकता और मेटल हमारा जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। एलॉइंग करके भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मींस हम उसमें किसी दूसरे मेटल को मिक्स कर दें थोड़ा सा, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो वो कम रिएक्टिव हो जाएगा एयर या मॉइस्चर के साथ। नेक्स्ट इज हम पेंट कर सकते हैं। पेंट से भी उसके ऊपर एक लेयर डेवलप होगी, जिससे रस्टिंग जो है या जिससे जो भी वो मॉइस्चर के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करेगा उसको हम थोड़े टाइम के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर पेंट उतर गया, फिर वो जहां से भी पेंट उतरेगा तो वो रस्टिंग आपको वहां पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज ऑयलिंग। ऑयलिंग करके भी हम एक लेयर, ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग करके भी हम एक लेयर डेवलप कर सकते हैं मेटल के ऊपर, जिससे जो ऑयल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होने देगा मेटल को, एंड वो उसको सेफली रखेगा। सो मेटल हमारा जो है वो करोड नहीं होगा। नेक्स्ट इज एलॉयज। अब एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर भी आप उसको बोल सकते हैं। तो ये हम किस लिए करते हैं, अभी हमने रीड किया कोरोजन से बचाने के लिए। ठीक है, इसके और भी रीजंस होते हैं वैसे, तो इसको एक बार देख लेते हैं। सो एलॉयज हमारे पास कौन कौन से बहुत फेमस एलॉयज हैं, तो फर्स्ट इज ब्रास। ब्रास किस किस से, कौन से मेटल से मिलके बनता है, सो कॉपर एंड जिंक मेटल को जब हम मिक्स करते हैं तो ब्रास की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम ब्रोंज की बात करें, ब्रोंज होता है तांबा। तो तांबा कैसे बनता है, वो कॉपर एंड टिन को मिक्स करके बनता है, दो मेटल्स को। सोल्डर की बात करें, सोल्डर हमारा लेड एंड टिन मेटल को मिक्स करके बनता है। अब सोल्डर बनाने का फायदा क्या है, देखो सोल्डर का बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको वेल्डिंग पर्पसेस में यूज करते हैं, दो इलेक्ट्रिकल वायर्स को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो इजीली हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल देखें, तो जो प्योर गोल्ड होता है ना, उसमें भी जो आपके ज्वेलर्स होते हैं वो कॉपर या सिल्वर के साथ उसको एलॉय करके तब आपको ज्वेलरीज या फिर ऑर्नामेंट्स बना के देते हैं। ठीक है, बिकॉज जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, 24 कैरेट वाला, तो इसलिए ज्वेलरी हम 22 कैरेट तक ही बना सकते हैं, उससे ज़्यादा प्योर गोल्ड की हम ज्वेलरीज नहीं बना पाएंगे, बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट होगा। तो अगर हमने उसको कैरी किया ज्वेलरी को, तो वो मीन्स ब्रेक होने के उसके चांसेस होते हैं, इसलिए हम उसको एलॉय करते हैं कॉपर एंड सिल्वर के साथ।
So this was all about your chapter number 3 metals and non metals. I hope आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ऑलवेज लिख सकते हैं। सो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, PYQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर NCERT के क्वेश्चन। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज। Thank you so much.